गुड मॉर्निंग एमबीए सेकंड सेमेस्टर। आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, दो पार्ट जो काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम के अंदर इंक्लूड किए जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मेथड्स या सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो पहले हम समझते हैं रिक्रूटमेंट होता क्या है। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, जो आपकी कंपनी में आने वाले समय में एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना, सर्च करना, फाइंड करना और उनको थोड़ा सा एनकरेज करना कि वो आपकी कंपनी में ज्वाइन करें और आपकी कंपनी में निकलने वाली जॉब्स में भी अप्लाई करें। कंपनीज़ कैन अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है। कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? पहला होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। पहले हम इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स होते हैं रिक्रूटमेंट के कि जो पीपल्स हैं किसी भी जॉब के लिए, वो कंपनी अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को रिक्रूट करना चाहती है, मेथड्स यूज़ करती है ताकि वो अपने इंटरनल सोर्सेज के थ्रू ही रिक्रूटमेंट कर सके। तो पहला आता है प्रमोशन। सबसे पहला आता है कि कंपनीज कैन गिव प्रमोशन टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। जैसे मान लीजिए बी एक जॉब है XYZ की, XYZ एक हमारे पास जॉब है और हमें उसके लिए अपने किसी हम इंटरनल सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो कंपनी किसी सीनियर लेवल पे किसी पर्सन को प्रमोट कर सकती है उस XYZ जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो इस चीज़ को वो कहा जा रहा है प्रमोशन। इसके अंदर फ़ायदा क्या मिल रहा है? दिस मेथड जो है, ये रिक्रूटमेंट का जो है, ये आपका समय, पैसा और मेहनत, यानी कि टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, ये तीनों सेव करती है। क्यों? क्योंकि आपका जो पर्सन है जिसको आप प्रमोट कर रहे हो, वो आप उसको जानते हो, कंपनी के पॉलिसी से वो वाकिफ़ है, आपकी वर्किंग कल्चर को वो पर्सन पहचानता है, आप उस पर्सन की स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज़ को जानते हैं, तो आप जानते हैं कि वो पर्सन उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आप बहुत सारा टाइम, एफर्ट्स और मनी जो है बचा सकते हैं अगर आप इंटरनल सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक बार ये भी देखा गया कि अगर मान लीजिए XYZ जॉब पे हमें किसी पर्सन को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें एक तो यह है कि हम उस कंपनी के अपने एम्प्लॉय के बारे में सब कुछ जानते हैं, दूसरा ये, यदि हम किसी नए पर्सन को उस पोस्ट पे लेके आते तो हमें उसको उस तक ट्रेनिंग देनी पड़ती, जबकि इस केस में हम वो ट्रेनिंग का टाइम, मनी और एफर्ट्स बचा सकते हैं। दूसरा आता है आपका डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन। ये जो वो मेथड है, ये नॉर्मली गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो करती हैं। जब भी उनको अपने किसी डिपार्टमेंट में हायर लेवल की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करनी होती है, तो वो अपने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में जो अदर पर्सन्स हैं उनके लिए ये एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, और जो पर्सन इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाता है उसको लिए वो उस पोस्ट को ऑफ़र दे दिया जाता है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जो उनका डिपार्टमेंट है वहाँ के नोटिस बोर्ड पे वो इंटरनल एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करके वहाँ पे उसको वो लगा देते हैं, ताकि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जिनको लगता है कि वी आर कैपेबल और हम इस हाईली पोस्ट को क्या कहते हैं डिज़र्व कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई अपीयर हो सकते हैं उसके अंदर। तीसरा आता है आपका ट्रांसफ़र। ये भी एक रिक्रूटमेंट का ही मेथड है। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए जो एक पर्टिकुलर, मान लीजिए हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं ABC, तो ए जो ब्रांच है उसके अंदर कुछ पर्सन्स अच्छे हैं जो कि हमेशा अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल भी अचीव कर रही है। B ब्रांच जो है जिसके अंदर कुछ गोल्स कम अचीव हो रहे हैं, और C जो है वो भी अचीव करने में थोड़ा सा कम कर रही है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर जो A ब्रांच के लोग हैं उनको हम भेज सकते हैं B और C ब्रांच में, ताकि वो वहाँ जाके एक कल्चर और एनवायरनमेंट को डेवलप करें, वहाँ पे लोगों को सिखाएं और उस वहाँ पे भी लोगों को और मोटिवेट करके काम करने के लिए एलिजिबल कर दें। ट्रांसफ़र इसलिए भी कर रहे हैं, मान लीजिए B और C ब्रांच में वहाँ शॉर्टेज ऑफ पीपल्स हैं, तो कंपनी अपनी A ब्रांच से भी क्या करती है, वो कुछ लोगों को B और C ब्रांच में शिफ्ट कर सकती है, ताकि वहाँ के जो वैकेंट पोजीशन है उसको फिलअप किया जा सके। फिर आता है रिटायरमेंट।
रिटायरमेंट क्या कहता है कि कुछ कंपनीज़ ऐसा भी करती हैं कि मान लीजिए जो पर्सनल्स उनके यहाँ से रिटायर होकर जा चुके हैं या फिर छोड़ के गए थे, छोड़ के तो खैर नहीं यूज़ करना चाहिए हमें इसमें, यहाँ पे हम यह कर रहे हैं रिटायरमेंट सीधा सीधा। जो लोग रिटायर होके जा चुके हैं हम उनको वापस से अपनी कंपनी में क्या करते हैं, उनको इलेक्ट करवा लेते हैं ताकि वो हमारे यहाँ पे आके काम करने लग जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो रिटायर्ड पर्सन को प्राइड फील होता है कि वापस कंपनी ने मुझे बुलाया, और हमारा जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करने का टाइम और मनी है वो भी हम बचा सकते हैं। फिर आता है आपका इंटरनल एडवर्टाइजमेंट। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि जो वैकेंसीज़ होती हैं वो किसी पर्टिकुलर ब्रांच में एडवर्टाइज़ कर दी जाती हैं या नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती हैं। जो भी पीपल इंटरेस्टेड हैं उस जॉब को करने के लिए, तो वो वहाँ पे अपनी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए ये जो ब्रांच है वो एक नॉर्थ जोन में है और मैं जो हूँ मान लीजिए बी ब्रांच में काम कर रहा हूँ जो कि वेस्ट जोन में है, और मुझे लगता है कि मुझे मेरा जो किसी भी फैक्टर से मुझे लग रहा है कि मुझे ए ब्रांच में जाना है ताकि उस एरिया में मुझे फ़ायदेमंद है या मेरे घर से करीब है, कुछ भी मैं मान सकता हूँ, तो मैं उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अप्लाई कर सकता हूँ और अपने आप को वहाँ पे बी से ए ब्रांच में ले जाके ज्योग्राफिकली भी मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। ये भी बड़ा फ़ायदा है इंटरनल रिक्रूटमेंट से। फिर आता है आपका एम्प्लॉय रेफरल्स। इसके अंदर कंपनी अपने यहाँ पे काम करने वाले एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से ही रेफरेंस रहती है। रेफरेंस से मतलब ये है कि वो उनसे ही पूछती है कि क्या आपकी नज़र में कोई और एम्प्लॉयज़ हैं जो कि हमारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो आपकी वर्किंग कंडीशन को जानते हैं, वो आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे एडजस्ट होना है, और वो आपके एक एनवायरनमेंट और एक कल्चर को भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि एम्प्लॉय रेफरल जो है आजकल एक बड़ा कॉमन सा मेथड है जो कंपनीज़ यूज़ करने लग गई, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जैसे आपके रेफरेंस के थ्रू अगर आप बता रहे हैं तो कुछ लोग अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए कि वो अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिकमेंड करें, वो कुछ इंसेंटिव भी ऑफ़र कर देती है। तो ये भी एक तरीका है इंटरनल रिक्रूटमेंट करने का, और जब कंपनी अपने यहाँ के एम्प्लॉय को कुछ इंसेंटिव देती है उस चीज़ को कहा जाता है फाइंडर्स फी। देन आता है आपका फॉर्मल एम्प्लॉयज़। फॉर्मल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो आल्सो एक इंटरनल सोर्स ऑफ एप्लीकेंट्स ही होते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि जैसे आपके रिटायर पर्सन्स होते हैं, यही वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जो पर्सन्स आपकी कंपनी से रिटायर हो चुके हैं या फॉर्मर हो चुके हैं, उन एम्प्लॉयज़ को हम अगेन अपनी कंपनी में बुला रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं कि वो आए और वापस से वैकेंट पोजीशन पे काम करना शुरू कर दें। और उसके अलावा फिर आता है डिसीज्ड एम्प्लॉयज़ एंड डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन एम्प्लॉई है जो किसी पोजीशन पे परफॉर्म कर रहा था और वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे उसको कोई बीमारी हो गई या चोट लगने की वजह से वो कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, तो इन डेट केस क्या करती है कंपनी, उस जो आपका एम्प्लॉयज़ को चोट लगी है या प्रॉब्लम हुई है वो उसके किसी रिलेटिव को या उसी के किसी डिपेंडेंट को क्या करती है, ऑफ़र कर देती है काम करने के लिए। तो इस चीज़ को कहा जा रहा है क्या, डिपेंडेंट एंड रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय एंड डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़। देन आता है आपका एक्सटर्नल मेथड। एक्सटर्नल मेथड क्या कहता है, इसके अंदर आते हैं आपके पहला मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कंपनी को फॉर प्रोवाइडिंग देम विद अ मैनेजरियल पर्सनल्स व्हेन द कंपनी इज ऑन टू लुक आउट फॉर एंट्री लेवल मैनेजमेंट ट्रेनीज, मिडिल लेवल मैनेजर्स आल्सो। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या है, ये एक बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है, कंसल्टेंसीज फर्म होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड एरिया में स्पेशल है। जैसे मान लीजिए वो मैनेजमेंट के पर्सनल्स को रिक्रूटमेंट करवाने के लिए स्पेशलाइज्ड है उनके पास, तो इन डैट केस वो क्या कर सकते हैं, वो आपको क्या करते हैं, एक सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको हम क्या देंगे, हम आपको एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करवाएंगे जो कि फुल्ली ट्रेंड होंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम कर सकेंगे। दूसरा आता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। जब किसी कंपनी को एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट करनी है तो वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ के पास भी जा सकते हैं।
देखिए एक्सटर्नल जो जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ होती हैं, इनके यहाँ क्या है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, वो रजिस्टर कराते रहते हैं अपने आप को, ताकि अगर कभी भी कहीं कोई कंपनी को किसी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकता है। तो ये एक भी अनदर सोर्सेज है किसी भी कंपनी के लिए, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू अपने यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर सके। देन आता है आपका कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट आजकल के ट्रेंड में सबसे ज़्यादा है। ये नॉर्मली एंट्री लेवल पे की जाने वाला सोर्सेज हैं। जैसे अभी आप एमबीए कंप्लीट करेंगे तो कुछ तो कंपनीज़ आपके यहाँ पे कॉलेज प्लेसमेंट करना शुरू कर देती हैं। तो आप जब एमबीए थर्ड सेमेस्टर में होंगे तभी आपके पास कंपनी आनी शुरू हो जाएंगी, एंड दे रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स। तो आजकल फ्रेश ग्रेजुएट्स हों चाहे फ्रेश आपके पीजी हों, ये कॉलेजेस में जाते हैं और रिक्रूटमेंट करते हैं। फिर आता है आपका न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। ये एक बड़ा कॉमन जो है मेथड, जो कि बहुत सालों से और ट्रेडिशनल मेथड भी है तो यूज़ किया जा रहा है। इसके अंदर क्या है कि आपकी कंपनी में जो भी वैकेंट पोजीशन क्रिएट हुई है, आप उस पोजीशन का एडवर्टाइजमेंट बना के न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा सकते हैं, और वहाँ से आप एम्प्लॉयज़ को या पर्सनल्स को इनवाइट कर सकते हैं या स्टिमुलेट कर सकते हैं कि वो आपकी कंपनी में क्या करें, अप्लाई करें। इसमें अंदर आपको अपनी कंपनी का एड्रेस, वेबसाइट, लोकेशन एंड अदर डिटेल्स भी देनी पड़ती है। फिर आता है आपका इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट। आजकल की जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है उसकी वजह से ये जो कोर्सेज चल रहे हैं आपके कोर्सेज के मुकाबले ये जो मेथड है आपका इंटरनेट, ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होने लग गया। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई सारी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को, पर्सनल्स को प्रोवाइड कराती है। जैसे हमने देखा naukri.com हमने देखी है, या और भी कई सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि जहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स हुए, एक्सपीरियंस ग्रेजुएट्स हुए या एक्सपीरियंस पर्सनस हो गए, ये अपने रिज्यूम्स को इन वेबसाइट पे जाके एनरोल करते हैं, और जो भी कोई कंपनी जिसके यहाँ पे वैकेंट पोजीशन होती है वो इस इंटरनेट के माध्यम से इन साइट्स में जाती है और अपने पर्सनल्स को फाइंड आउट करके उनके लिए इंटरव्यू राउंड या जो भी उनका प्रोसेस है वो कंडक्ट करा देती है। फिर बात करते हैं आपको वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखता है एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर। तो जैसे मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट दिया कि हमारी कंपनी में ये वैकेंट पोजीशन है, तो एक तो यह है कि आप एक पूरा प्रोसेस फॉलो करें कि आप इस तारीख तक एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन मंगाएं, उनकी स्क्रूटनिंग करें, फिर उनको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाएं और इंटरव्यू पैनल को बुलाएं, और बहुत सारी जो भी आपके कंपनी की पॉलिसीज़ हैं वो आप फॉलो करें। और एक ये है कि आप वॉक इन इंटरव्यू रख सकते हैं कि जब भी कोई पर्सन आना चाहे वो आके इंटरव्यू आके दे सकता है, और उसका रिक्रूटमेंट थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो दोनों प्रोसेस में क्या है, बस थोड़ा टाइम सेविंग हो जाता है वॉक इन इंटरव्यू में। तो ये एक मेन इसके अंदर पॉइंट देखा जा रहा है। फिर आता है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी आपके एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की तरह ही काम करता है। इसके अंदर भी क्या है कि डिफरेंट एम्प्लॉयर्स को डिफरेंट फील्ड के एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको प्रमोट होना या फिर जिनको जॉब चाहिए वो यहाँ पे आके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर आता है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या, ये मैनुअल वर्कर्स होते हैं और ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो कि नॉर्मली काउंट होता है वर्कर्स में और लेबर्स में, क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लेबर की ही बात कर रहे हैं। तो ये क्या है कि नॉर्मली एक पर्सन हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक एजेंसी हो सकती है जो कि डेली बेसिस पे या पर आवर बेसिस पे क्या कर सकती है, आपको एम्प्लॉयज़ या पर्सनल जो है प्रोवाइड करवा देती है। फिर आते हैं आपके अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। कुछ जॉब सीकर्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी ऑफिस को विज़िट करते रहते हैं, और यदि मान लीजिए कोई कंपनी उनकी जानने वाली है तो वो आके क्या करते हैं, अपने रिज्यूमे को लगा के अपने लिए वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कैजुअल कॉलर्स। देन रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। ये जो रिक्रूटमेंट होती है ये नॉर्मली अनस्किल्ड लोगों के लिए होती है।
ये लेबर्स भी नहीं होते, ये अनस्किल लोग हैं। हाँ, काम आप इससे लेबर का भी करा सकते हैं, बट ये जो होते हैं अनस्किल, ये फैक्ट्री गेट पे ही रिक्रूट किए जाते हैं। नॉर्मली जैसे मान लीजिए अगर आपके यहाँ आज जो आपकी परमानेंट लेबर है और वो एब्सेंट है और आपको प्रोडक्शन करना है और आपको लग रहा है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कम है, तो हम ये फैक्ट्री गेट के थ्रू जो पर्सन्स आपके पास आते हैं आप उनको डायरेक्टली उस काम पे अलॉट कर सकते हैं और उसके बेसिस में आप उनको जो उनका पर आवर बेसिस है या डेली वेजेस है वो आप उनको पे कर सकते हैं।